नेतन्याहू ने कहा कि नेतजरीम एक्सेस और देर अल बला से हम अपनी फौजें नहीं हटाएंगे चाहे होस्टेजेस हमको नहीं मिले। और वहां क्या हुआ, वहां पर पिछले 5 दिनों के जो आंकड़े हैं 52 इजरायली सोल्जर घायल हुए हैं। और जहां तक मृतकों की बात है, वहां मैं एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर को कोट करूंगा। उसने कहा कि इजरायली मरते हैं तो घायल हो जाते हैं, घायल होते हैं तो मर जाते हैं, इनका तो कोई किसी भी तरह का भरोसा नहीं है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और बड़ा टर्निंग पॉइंट आज का दिन रहा है 24 अगस्त 2024। और आज के दिन देखिए कुछ रशिया और यूक्रेन के फ्रंट पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, जो कि जिनका एक बहुत बड़ा असर गाजा की पूरी लड़ाई पे हो रहा है। क्योंकि अब देखिए दोनों ही स्ट्रगल्स जो हैं वो नत्थी हो गए हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम आते हैं जो घटनाएं हुई गाजा में। और गाजा की घटनाओं के पहले एक बड़ा साइबर अटैक जो इजरायली पार्लियामेंट है नेसेट, उसकी वेबसाइट हुआ, उसकी जो सेंट्रल वेबसाइट है उस पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ। और उस साइबर अटैक में जो शब्द लिख के आए, पूरा एक उनके सिस्टम जैम हो गया। उसके बाद लिख के आया द रिस्पॉन्स इज कमिंग एंड द डिसीजन हैज बीन मेड, मे बी टुनाइट मे बी टुमारो, यानी जवाब आ रहा है, निर्णय हो चुका है, आज रात को भी हो सकता है। वो जो कार्रवाई है जवाबी कार्रवाई, या कल भी हो सकती है। यही तो है, यही वो तलवार है, यही वो जिसको इंग्लिश में स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस कहते हैं, और जिसको हम अपने उर्दू हिंदी में जानते हैं कि जब तलवार सर पे लटक रही होती है तो अच्छे अच्छे योद्धा अपना सर झुका देते हैं, वहां से भागने की कोशिश करने की उनकी स्थिति नहीं रहती, उनकी हालत खराब हो जाती है। और यही बात इजराइल की है। इजराइल के ऊपर तलवार लटक रही है। इजराइल बिल्कुल एक उस तरीके की बिल्ली है जो चारों तरफ से घिर चुकी है और बार बार वो अमेरिका की तरफ देख रही है, लेकिन अमेरिका में अपनी तरीके का एक हरामीपन है। आप जानते हैं अमेरिका को, और वो उसके हिसाब से पूरा खेल रहे हैं। ट्रंप भी खेल रहा है इजराइल के साथ, अपने लठैत के साथ, और उधर कमला हैरिस भी जानते हुए हैं कि इजराइल आखिरकार उनका लठैत है, चाहे जितनी वो कर ले। जैसे एक बच्चा होता है, मचल जाता है, कभी कभी एक बाप को झापड़ भी मार देता है, 3 या 4 साल का बच्चा, 2 साल का, उसको भी बाल हट समझा जाता है। तो इजराइल उस तरह से भले ही कभी कभी आंखें दिखा ले अमेरिका को, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी उसका कोई खास रेलेवेंस उसका रेलेवेंस खत्म होता जा रहा है। और ये देखिए एक बड़ी ही मतलब सनसनीखेज एक विकासक्रम है। इसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। देखिए सबसे पहले आज जो घटनाएं हुई उसमें वही देर अल बला में जो 60 मिलीमीटर मोटर शेल्स छोड़े, जिसमें 12 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। अकेले आज ही 12 इजरायली सोल्जर घायल हुए और इसमें वही प्रक्रिया जो मैंने आपको पहले बताई थी कि नज़दीक आके जो मोटर शेल्स की जो दूरी है उसको पाट के 10 फीट 15 फीट से सीधे मोटर गोले छोड़े जा रहे हैं, जिनकी वजह से इजरायली फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं, वही बात जो मैं भूल जाता हूं, आज भी अपना आप कमेंट प्लीज़ जारी रखिएगा। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं या इस वीडियो को किसी को भेजते हैं तो उसमें आप ज़रूर कुछ इस तरह की चीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि इट इंक्लूड्स या ये रशिया और यूक्रेन वॉर के भी कुछ आंकड़े, या ये वीडियो आपके सामने रख रहा है। और ये वीडियो भले ही लंबा हो, लेकिन इसको 15 से 20 मिनट कम से कम आप देखो। तो ये देखिए जो मैंने बताया देर अल बला में जिस तरह से मोटर गोलों से फायरिंग हुई, उसके बाद नेत्जरीम फ्रंट, अब वही है। नेत्जरीम में इजराइल ने अपनी नाक का बाल नेत्जरीम बनाया हुआ है, लेकिन 160 मिलीमीटर मोटर गोले से लगातार देर अल बला पे पिछले 5 दिनों से फायरिंग हो रही है। नेत्जरीम पे लगातार वही पिछले 5 से 7 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है और वहाँ पर इजरायली फोर्सेस का मनोबल टूटने लगा है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक हफ्ते के अंदर इजरायली फोर्सेस ने वहाँ हथियार डाल दिए, या अचानक आपको खबर आई कि इजरायली फोर्सेस को बुला लिया गया है, जैसे पहले हुआ है, जबलिया में हुआ, खान यूनिस में हुआ, बड़ी बड़ी ब्रिगेड्स आई थी, गोलानी ब्रिगेड, गिवाती ब्रिगेड, क्या क्या नहीं कहा गया था उनके बारे में। उसके बाद इजरायली सोल्जर्स ने वहाँ से प्रसारण किया था गाजा से अपने घर कि हम देखो
लाशें, हम हमास की लाशें बिछा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज उन जिन ऑफिसर्स ने वो वीडियोस बनाए थे, उनकी लाश कहाँ है इसका कोई पता आज की तारीख में नहीं है। यही जो बात है, यही जो इजरायली एक हिमाकत है, ये जो घमंड है, अहंकार है, और जो भी कहिए, अब तो घमंड और अहंकार भी नहीं रहा। अब तो सीधे सीधे एक जैसे जैसे विलेन होता है हिंदी फिल्मों का, आखिरी तक हारता भी जाता है, तब भी वो भागने की कोशिश करता है, जीतने की कोशिश करता है, और अंत में बुरी तरह से बुरी मौत मारा जाता है, कुत्ते की मौत मारा जाता है। वही स्थिति इजराइल की हो गई है। उसके बाद देखिए देर अल बला में फिर आप देखिए यासीन 105 शेल से इस बार मारा। फिर एक देखिए जो अल जैतून में स्टार फैक्ट्री है, और उसमें अल यासीन शेल से कम 17 इजरायली इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं, उन पे फायरिंग हुई है। और उसके बाद वो जो इन्फेंट्री जो फोर्स थी इजराइल की, जब उस पर फायरिंग हुई तो वो एक घर की तरफ भागी, और उस घर में पहले से एक्सप्लोजिव्स थे। और वो एक्सप्लोजिव्स जब वो वहाँ पर वो जो सोल्जर्स पहुँचे हैं और जो एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट हुए हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इजरायलियों का सर कहीं था, धड़ अलग था। सर कहीं था, धड़ कहीं था। ये बात हो गई है। ये आपको फिर वही बात मैं रोज़ कहता हूँ, क्योंकि रोज़ कहना ज़रूरी है। मैं अकेला हूँ यहाँ पर मैं अकेला हूँ, वो मैं, और पूरा एक मीडिया है जो कि तथाकथित वैकल्पिक मीडिया भी है, वो भी नहीं दिखाता है ये सब बातें। कभी तो कुछ सम्मान हमास की बहादुरी का कर दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। कभी तो कुछ एक बार अपने मुंह से यही कह दो, जबकि भारत सरकार हमास को आतंकवादी नहीं मानती, लेकिन तमाम जो यहाँ पर चैनल्स हैं, चाहे वो अजीत अंजुम के हों, चाहे वो रविश कुमार के हों, चाहे वो जब बीजेपी उनकी लिस्ट बनाती है, वो ज़रूर दिखा देते हैं कि ये देखिए हमारे अभिसार शर्मा हो, इस तरह से हमारी एक लिस्ट बनी है और हमको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट तुम्हें कोई नहीं कर रहा है, यहाँ की सरकार के औकात नहीं है। टारगेट वो हम किए जा रहे हैं जिसपे ऊपर मोसाद की नज़र है, जहाँ पर सीधे सीधे लड़ाई हो रही है। हम ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता रहे हैं जिससे युवा मोटिवेट हो रहे हैं। कल को विश्व युद्ध होगा तो यही युवा मोटिवेट होकर साउथ एशिया से भी उसमें लड़ने जाएंगे। ये बात अच्छी तरह लोग जानते हैं। और यहीं पर देखिए जो बाकी लोग हैं उनको उनका पसीना छूट जाता है। ऐसा भी नहीं है कि मोसाद को उनके पास पैसा आ रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनका पसीना छूट जाता है। उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं देखा है, कभी किसी जंग में नहीं रहे, कभी सड़क पे नहीं लड़े, एक पत्थर उठा के नहीं फेंका। यह हालत है उनकी, और वो पत्रकार बने हुए हैं। कैसे कोई पत्रकार बन सकता है जिसने एक पत्थर कभी नहीं उठाया हो? आप बताइए। अच्छा, अब देखिए ये जो हमने आपको बताया, उसके बाद खान यूनिस में आईडीएफ ने शेलिंग की सिविलियन एरियाज में, और उस शेलिंग के पीछे से जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस हैं उन्होंने रादिया एक्सप्लोजिव्स से उस पूरे एरिया को माइन कर रखा था। वो फटे, इजराइल के सोल्जर्स के चीथड़े उड़ गए, पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गए। देखिए ये नई बात हो रही है, ये जो पूरी बात है, मैं एक एक बारीकियों को मैं पकड़ता हूँ। आदमी इस जगह सफ़ेद और काले में तो आराम से वो कहता हाँ ये सफ़ेद है ये काला है, लेकिन सफ़ेद और काले के बीच में जो होता है, जो उसके बीच, वो असली सच्चाई है ना, शेड्स ऑफ ग्रे जिसको हम कहते हैं, जो बारीकियाँ होती हैं। लड़ाई की बारीकियाँ ही हैं कि ठीक है इजरायली सोल्जर्स मारे गए, आपने एक न्यूज़ में पढ़ लिया, लेकिन इजरायली सोल्जर्स के चीथड़े उड़ गए, ये न्यूज़ है असली, क्योंकि उनके चीथड़े कभी उड़े नहीं है, पहले किसी और देश ने उड़ाए नहीं है। बड़ी बड़ी वॉर्स हुई 67 की, 73 की, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद देखिए जो हिजबुल्ला ने जो एक मार शुरू की किरियत शिमोना में, देखिए किरियत शिमोना एक बड़ा ही अजीब केस बनता जा रहा है। किरियत शिमोना ऐसी जगह है जो, अगर उसकी आप हिस्ट्री में जाइए, वहाँ पर फ़िलिस्तीनी गांव थे जिनको नष्ट किया गया 1948 के बाद, और वहाँ पर इजरायली एक सेफ हेवन्स बनाए गए। एक समय किरियत शिमोना इजराइल का सबसे सेफ इलाका माना जाता था, और इजराइल का तो लेबनान पे कब्जा था 1982 से लेकर 2000 तक, तो और ये लेबनान बॉर्डर के पास है किरियत शिमोना, तो सबसे ज़्यादा सेफ एरिया इजराइल का। आज क्या हुआ? आज देखिए दो वीडियोज़ आए। एक वीडियो आया कि रॉकेट्स मारे हैं हिजबुल्ला ने, और वो रॉकेट्स जो हैं बिना आयरन डोम जो वहाँ लगा है वो उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और पूरा वीडियो में दिख रहा है कि वो रॉकेट्स आ रहे हैं, अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं,
लेकिन आयरन डोम उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जब वो स्ट्राइक किए हैं तो पूरा के पूरे जो किरियत शिमोना के बड़े हिस्से में आग लग गई, धू धू करके वो जलने लगा। और ये देखिए आज ये कम से कम मतलब मुझे भी याद नहीं है मैंने कितनी बार आपको किरियत शिमोना की जो वहाँ पर आग लगी। और ये देखिए इजराइल की स्थिति आप देखिए, जो उसकी सैनिक स्थिति है, इजराइल की सैनिक स्थिति। और ये इसमें क्यों ऐसा होता है कि एक ही जगह हिजबुल्ला बार बार मारता है। जो उसकी सैनिक स्थिति है वो बाहर, वो अपने पास उसके पास कुछ नहीं है अपना, तो वो जो बनाता है उसको वो एक्सपोर्ट करता है, वो बेसिकली उसके लिए मिलिट्री व्यवसाय है। और इजराइल के पास तो इसलिए वो उसके ज़्यादातर जो सामान है, डिफेंस इक्विपमेंट है, इवन कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर्स वो बनाता है वो अमेरिका से इंपोर्टेड होता है। तो वहाँ से वो बार बार मंगा के बार बार ये करा, भाई आप बताइए 20 बिलियन एड का पैकेज कहाँ जा रहा है। इस तरीके का 20 बिलियन एड, कभी 10 बिलियन, कभी 15 बिलियन, कभी 25 बिलियन, इस तरीके जो जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्सीन सम्स ऑफ मनी दैट आर बीइंग फनल्ड टुवर्ड्स इजराइल बाय अमेरिका, ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये सब इन्हीं चीज़ों में जा रहे हैं, बार बार बनाने में, और बार बार उनको तोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल आपको आप ये समझिए कि जो राम रावण की लड़ाई हुई थी लंका की, उसमें इसी तरीके से बार बार इसको लोग, क्योंकि वो ओरिजिनल रामायण में है, बार बार जो हैं जो जैसे राक्षस सेना थी वो बार बार अपने डिफेंसेस बनाती थी, बार बार उसको वानर तोड़ते थे, फिर वो बनाती थी, फिर तोड़ते थे। इस तरीके से वो लड़ाई लंबे समय तक चली। और इतिहास में भी आप देख लीजिए खालिद बिन वालिद ने जिस तरीके से जो कुछ बाइजेंटाइन एम्पायर के फोर्सेस को डिफीट किया था, वहाँ भी कई दिनों तक लड़ाई चली थी और कई दिनों तक डिफेंसेस बने थे, टूटे थे, बने थे, टूटे थे, और अंतोगत्वा खालिद बिन वालिद को जीत हासिल हुई थी। तो ये देखिए एक हम आपको हिस्ट्री से एक साबका भी आपका करा रहे हैं। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने एक साथ आज करीब 60 स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह ने की। और मैं जो आपको बता रहा हूँ एक एक जो स्ट्राइक का नाम, मतलब उन जगहों का नाम, तो वो सारी जगहें में आप समझ लीजिए उसको डबल कर दीजिए, मतलब डबल ट्रिपल, कि एक इस जगह 3 बार मारा। तो ये देखिए सबसे पहले मेरॉन एयरबेस पे स्ट्राइक हुआ, उसके बाद मलिकिया साइट फिर से मारा, फिर तल्लात अल खज़ान ये नई एक जगह है और जो पहली बार हिजबुल्लाह ने मारा और एक साथ 10 रॉकेट छोड़े। उसके बाद रुवैसत अल अलाम साइट, इसमें पहले भी मार हो चुकी है। खिरबेत मार, यहाँ भी पहले हिजबुल्लाह मार चुका है। अल समाका यहाँ भी पहले मार चुका है। अब ये ईएन जितिम बेस आपको याद होगा 3 महीना पहले हिजबुल्लाह ने वहाँ पर स्ट्राइक किया था, और इजराइल का वो बहुत स्ट्रैटेजिक बेस है ईएन जितिम, और वहाँ पर उसने कुछ अपने बहुत ही सबसे एडवांस सिस्टम्स लगा रखे हैं आयरन डोम में, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन हैं जो यूएस से उसने इंपोर्ट किए हैं, वो वहाँ पर उसने लगा रखे हैं। लेकिन फिर भी एक ज़मीन पे ये जो जगह है जिसका नाम ईन जतीम है, यहाँ पर हिजबुल्लाह ने काफ़ी दिनों से रॉकेट मार रहे थे लेकिन वो इंटरसेप्ट हो रहे थे। आज वो जो नए आयरन डोम्स हैं उनको भी हिजबुल्लाह ने भेज दिया। ये एक बड़ी खबर है। उसके बाद देखिए मेतुला में पहले भी स्ट्राइक हो चुकी है, रमीम में पहले भी स्ट्राइक हो चुकी है, हदाब योरोन में हो चुकी है स्ट्राइक। उसके बाद जारिद, यहाँ पहले भी स्ट्राइक हो चुकी है। यफ्ता में कत्यूशा रॉकेट्स मारे, यहाँ भी स्ट्राइक हो चुकी है। और उसके बाद जो शुतला जो साइट है, जहाँ पर जिसको भी कई बार शुतला, हाइले तशार और किरियत शमोना जो आज हमने बताया जिसके बारे में, ये वो जगह हैं, चंद जगह जहाँ पर हिजबुल्लाह कई ऐसी स्ट्राइक्स कर चुका है। और तो उसने उस तरह की स्ट्राइक्स उसने शुतला पे भी की और शुतला में भी आग लग गई। अब इस आग लगने में देखिए जो नुकसान इजराइल का आर्थिक हो रहा है उसको आप देखिए, जो मैंने कल जिक्र किया था आपसे, जिसमें इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल ने कहा था कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अगर इसी रेट से लड़ाई होती रही, वॉर ऑफ एट्रिशन, कि तुम बनाओ वो मारें या वो बनाए तुम मारो, और वो 2 मारें तुम 4 मारो, तुम 4 मारो वो 2 मारें, अगर इस तरीके से ही लड़ाई होती रही तो 1 साल से ज़्यादा क्या इजराइल टिक पाएगा? आर्थिक स्टेटिस्टिक्स क्या है? इजराइल की जीडीपी जो है वो सच में वो ऑफिशियली 3% गिरी है, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट है
6 से 7% गिरी, मतलब वो नेगेटिव पे आने की स्थिति में। जैसे जैसे कोविड के टाइम की पूरी सिचुएशन की वर्ल्ड इकोनॉमीज माइनस में आ गई थी, इजराइल की वो स्थिति है कि वो नेगेटिव पे आ गई है। और आप जानते हैं कोविड एक साल और चला जाता तो मतलब एक साल और चलता तो कितनी देश मतलब दुनिया की कितनी इकोनॉमीज बड़ी बड़ी, अमेरिका इंक्लूडेड, बैठ जाती। और उसी तरीके से इजराइल की भी जो इकोनॉमी है वो एक साल से ज़्यादा इस तरीके की मार नहीं झेल सकती। और उसमें एक और ख़ास बात जो जुड़ गई है वो वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में आज भी देखिए अज़ुन में, अब अज़ुन में ये स्थिति हो गई अल खलील में, जहाँ पर पहले सेटलर्स खुलेआम घूमते थे और मारते थे, अब ये स्थिति हो गई है कि अज़ुन में कोई सेटलर गलती से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि गलती से भी वो चला जाता है तो मार दिया जाता है। अज़ुन जो है वो पूरी तरह से अल खलील में लिबरेटेड एरिया हो गया। कितने लिबरेटेड एरियाज हो गए? जनिन में लिबरेटेड एरिया हुआ, तुमने चढ़ाई की, वहाँ 14 घंटे की लड़ाई चली। उसके बाद ये तुलकरीम में सॉरी जनिन में 10 घंटे की लड़ाई चली, तुलकरीम में 14 घंटे की लड़ाई चली। उसके बाद जो है आप देखिए कि नाबलस में, ट्यूबस में रोज़ कल भी लड़ाई चली, आज भी ट्यूबस और नाबलस में कई घंटे लड़ाई चली, जिसमें फिर से आईडीएफ फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। और जो टैक्टिक्स फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की वेस्ट बैंक में बन रही है कि वही मतलब ऑल्टरनेट करना, कि वो व्हीलिंग जो मूवमेंट है उसमें 3 लोग 5 लोग वो पूरा जैसे व्हील घूमती है वैसे ऐसे ऐसे करते हुए वो पूरा आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मूवमेंट को मैंने आपको बताया था कि जब तीन फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स आगे पीछे करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर जब 5 आ गए तो आईडीएफ ने सोचा था 3 होंगे, तो आईडीएफ किस तरह से चकमा खा गया था। आज भी उसी तरीके से आज फिर 3, आज वो 5 को 3 बना दिया। अब उससे आईडीएफ दोबारा फंस गया। ये देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई आप जैसे बता रहे हैं और बाद में वो कंफर्म भी करते हैं उसको हिब्रू सोर्सेज से और तमाम उससे, तो लोग कहते हैं कि आप जो बता रहे हैं वो उससे अचरज ये होता है कि इजराइल को जैसे कोई मतलब बच्चे को छकाता है, उस तरीके से फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस इजराइल के साथ खेल रहा है, जैसे कभी 3, कभी 5, कभी 4, कभी 8, इस तरह के फॉर्मेशन बना के। तो यही तो मेरा उनसे कहना था कि भाई साहब यही तो इनोवेशन है, यही तो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस का इनोवेशन है। और यही देखिए फ़र्क होता है। इजराइल का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो शुरू से उसके यहाँ हायरार्की है, जैसे कन्वेंशनल आर्मी होती है कि भाई एक जनरल है, फिर वो मेजर है, फिर कर्नल है, फिर तमाम इस तरह के पद हैं, लेफ्टिनेंट है, फिर सैनिक है, तो वो पूरी हायरार्की है। लेकिन फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के यहाँ एक मतलब कमांडर है याह्या सिनवार, और उसके बाद फील्ड कमांडर्स हैं और उसके नीचे यूनिट्स हैं। और उन यूनिट्स के जो डिप्टी कमांडर्स हैं उनको पूरी आज़ादी है कि वो अपनी तरह से इम्प्रोवाइज़ करें। ये सारा इम्प्रोवाइजेशन का नतीजा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस तरह से अगर इस लड़ाई में अगर इम्प्रोवाइजेशन के लिए छोड़ दिया जाए तो न जाने क्या हो जाए। यही तो बात है कि भाई इम्प्रोवाइजेशन के लिए वो लोग ट्रेंड फाइटर्स को छोड़ते हैं, जिनको ट्रेन किया है इम्प्रोवाइज करने। अब आप सोचिए, तो मतलब वो जो फाइटर्स इम्प्रोवाइज कर रहे हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल है याह्या सिनवार का, पहले से ही है। वो ऐसे नहीं भेजते उनको, और उनको ट्रेन किया गया है कि तुम कैसे इम्प्रोवाइज करोगे। 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ये जो टैक्टिक्स है ये वाकई मतलब लड़ाई की नई टैक्टिक्स है। अभी लोग कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी जो है वो पता नहीं हमास बना पाएगा कि नहीं, लेकिन स्टैंडिंग आर्मी तो ऑलरेडी हमास के पास है। उसने 7 अक्टूबर को दिखा दिया, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें कई घंटों तक हमास के लड़ाके अपने ग्राउंड पे खड़े रहे, आमने सामने की लड़ाई। वो कोई गुरिल्ला ऑपरेशन केवल नहीं था, उसका एक पार्ट गुरिल्ला ऑपरेशन था कि जो स्ट्राइक किया और जो होस्टेजेस को लेके चले गए, लेकिन उसका पूरा का पूरा वो गुरिल्ला ऑपरेशन नहीं था। उसमें कई घंटे आमने सामने की लड़ाई हुई है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। तो ये देखिए जो एक गहन मुद्दे उभरते हैं इस पूरी लड़ाई से, वो भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद देखिए जो एक ट्रू स्टॉक्स चल रही हैं उनका, वो भी अब अपने लगभग अंतिम लेग पे हैं। उसमें भी फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक लास्ट अपना डेलीगेशन भेजा है कतार, और वहाँ पर
जो डेलीगेशन है उसने ये कह दिया है कि भाई हमारी जो डिमांड है कि नेज़रिम कॉरिडोर और फिलडेल्फी कॉरिडोर और जो इस तरह की एक दो ये राफा जो बॉर्डर है इससे इससे इजराइल पीछे हटे। हालांकि इजिप्ट जैसे देश ने ये कह दिया है कि राफा बॉर्डर पे कुछ दिन और अगर इजराइल रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके पीछे क्या है, उसके पीछे ये है कि इजिप्ट के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी बदस्तूर जारी हैं। जो एक्सपोर्ट वो इजराइल को सामान करता है वो अभी भी बदस्तूर जारी है, जबकि टर्की ने काफ़ी हद तक उसको रोक दिया, काफ़ी क्या पूरी तरह से रोक दिया है। और लेकिन इजिप्ट का जो ये मामला पूरा जारी है। इजिप्ट ये नहीं समझ रहा है कि उधर टर्की और इराक में दोस्ती हो गई और टर्की और इराक को लड़ाने की अमेरिका की बहुत कोशिश थी जब आईसिस का राइज हुआ था। और उसके बाद जो एक कर्दिस्तान की मांग को लेके कुछ इस तरह की फोर्सेस इमर्ज की थी अमेरिकन बैकिंग से, जिन्होंने टर्की पे अटैक किया था, क्योंकि वो कर्दिस्तान को देखते हैं कि वो टर्की का भी एक हिस्सा आएगा, उसमें इराक का भी आएगा, ईरान का भी आएगा। तो वो पूरी तरह से यूएस स्टूजेस मरजानी वगैरह जो इस तरह के लीडर्स थे, जो कि यजदीस के मैसाकर में उनका भी हाथ था, आईसिस का केवल हाथ नहीं था, बल्कि जो कुछ कर्डिश पेशमर्गा के लीडर्स थे उनका भी बड़ा हाथ था। तो ये जो इजिप्ट नहीं समझ पा रहा है कि इराक और टर्की जिस तरीके से नज़दीक आ रहे हैं और बहुत जल्दी समिट होने जा रहा है जिसमें जो अर्दोगन और जो इराक के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मीटिंग होने जा रही है। उसके बाद देखिए, जो मैं आपको बता रहा था रशिया वाली बात, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। एक चीज़, एक जो करीम खान जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, दोनों को उन्होंने नोटिस दिया है कि जो नेतन्याहू और यवस गैलेंट और जो इजरायली लीडर्स के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के बतौर उनको देखा गया है, उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट्स है उनको लागू कराइए। और लागू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे कर सकता है क्योंकि इजराइल सिग्नेटरी है, इजराइल उनका हिस्सा, इजराइल अभी तक हटा नहीं है। जिस दिन हट जाएगा उस दिन भी वो कर सकते हैं। जैसे सर्बियन जो लीडर था मिलोसेविच, उसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने एक्शन लिया था, वो पकड़ा गया, उसका ट्रायल हुआ, बहुत बड़ा वो नेता था सर्बिया का, लेकिन सर्बिया ने कत्लेआम मचा रखा था कोसोवो में और बाकी सब जगह। तो उसी तरीके से इजराइल में भी एक ऐसी स्थिति एक आ रही है जिसमें नेतन्याहू वो तमाम लोगों को जेल हो सकती है। और इसके लिए देखिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एक स्पेशल मोशन मूव किया। और सबसे जो बड़ी बात है कि इसी प्रोसिक्यूटर ने, आपको याद होगा, इस्माइल हानिया और यह्या सिनवार और एक अन्य हमास के लीडर के खिलाफ भी इसने, हाँ, मोहम्मद दैफ, तीनों के खिलाफ भी वारंट इशू किए थे, लेकिन उसको प्रेस नहीं कर रहे क्योंकि इस्माइल हानिया की डेथ के बाद जो पूरा एक सिनारियो इमर्ज किया है, लोग ये समझ गए हैं कि भाई ये जो लड़ाई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ रहा है, जो हमास लड़ रहा है, ये आज़ादी की लड़ाई है। और ये देखिए एक ना एक दिन बहुत जल्दी आपको ये सुनाई पड़ेगा दुनिया के लेवल पे रिकग्निशन कि जो, हालांकि यूएन ने कभी भी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, लेकिन ये भी नहीं कहा कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो ये देखिए जो एक हमास के फ्रीडम फाइटर्स की जो एक बात हो रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ देखिए रशिया में आपको पता होगा कि यूक्रेन ने किस तरीके से कर्स्क रीजन में अटैक किया, लेकिन कर्स्क रीजन में अटैक करने के बाद रशिया ने जो जवाब दिया है, एक नया एयरक्राफ्ट रशिया ने लॉन्च किया है, Su-24। और ये भारत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि Su-24 अमेरिका के जो F-35 जो जेट्स हैं उनसे आगे का है। और किस मामले में कि ये बॉम्बिंग भी कर सकता है एंड इट कैन ऑल्सो ऑपरेट एज अ फाइटर एयरक्राफ्ट। ये दोनों ही चीज़ें एक साथ कर सकता है। और ये जो एक चीज़ और है, ये पानी में भी लैंड कर सकता है, पानी से उड़ भी सकता है। जो एम्फीबियस जो असॉल्ट एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनका भी रोल Su-24 कर सकता है। तो देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाना, ये एक तरह से रशियन जीनियस है। और रशिया इस तरीके के बहुत सारी कार्रवाइयों से बुरी तरह से उसने यूक्रेन की भी कमर तोड़ी है, आईसिस की भी कमर तोड़ी है। आईसिस का आपको बता दें, वोल्गोग्राद एक प्रिजन है रशिया में, वहाँ कुछ आईसिस के काफ़ी बहुत ही खूंखार आईसिस के फाइटर्स बंद हैं कई सालों से। उन्होंने एक वहाँ अपराइजिंग करने की कोशिश की और उसमें कुछ लोगों को होस्टेजेस ले लिया और कुछ रशियंस
गार्ड्स को मार भी दिया वहाँ पर। अच्छा, ये सारी चीज़ें यूक्रेन और नेटो की मदद से होती, क्योंकि आईसिस किसका सब लोग जान चुके हैं। लेकिन रशियन फोर्सेज ने रिस्पॉन्ड किया और उसको विद इन 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स पूरे के पूरे उसको अपने कब्जे में ले लिया, और जितने भी जो आईसिस मिलिटेंट्स थे उनको सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद और देखिए जो यूक्रेन में जो और घटनाएं हुई हैं कि यूक्रेन में देखिए ये जो AFU जो यूक्रेन की फोर्स है, इसके करीब 5,000 से ऊपर इसके जो सोल्जर्स हैं मारे जा चुके हैं कर्क्स ऑफेंसिव से, जो अभी 1-1.5 महीना पहले शुरू हुआ। और इसमें जो है अभी देखिए ये पूरे आंकड़े, कर्क्स रीजन में जब से अटैक किया है यूक्रेन ने 5,500 ट्रूप्स उसमें उनकी मारी जा चुकी हैं, 71 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 30 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, 57 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 372 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, 170 मोटर व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 36 आर्टिलरी गन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, 5 सैम लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, 11 MLRS लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसके बाद HIMARS ये भी लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इनका जो MLRS सिस्टम है, जो कि बहुत हाई लेवल का एक सर्विलेंस सिस्टम है, जिसको सीधे वेस्ट ने इसको दिया है, यूक्रेन को दिया है, वो भी नष्ट हो चुका है। तो कर्क्स रीजन पे जो पूरा एक हमला हुआ था, और जिसमें ये बात थी कि कर्क्स जीतने के बाद जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो मतलब मॉस्को की तरफ बढ़ जाएंगी, इस तरह की बातें, मतलब इस तरह की बेकार की बातें जो वेस्टर्न मीडिया है वो उछालता रहता है। कर्क्स पे तो हिटलर ने भी अटैक किया था, हिटलर ने तो कर्क्स के साथ साथ लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड सब पे अटैक किया था, लेकिन सब जगह से उसको पीछे हटना पड़ता। और कर्क्स जो है खास तौर पे, क्योंकि कर्क्स में ऑयल फील्ड्स हैं, तो कर्क्स में ये तो कम से कम बात थी, जो वेस्टर्न मीडिया ये तो कह रहा था कि चलो ठीक है मॉस्को तक नहीं भी पहुंच पाए तब भी ये उन ऑयल फील्ड्स पे कब्जा कर लेंगे, तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान देश, मतलब ये एक रशिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन क्या हुआ, वो ऑयल फील्ड्स तक अभी नहीं पहुंच पाए, महीनों हो गए हैं वो ऑयल फील्ड्स तक अभी नहीं पहुंच पाए, ये सच्चाई है। और वहां पर रशिया ने जिस तरीके की घेरेबंदी कर रखी है, जिस तरीके से, और रशिया की जो ट्रूप्स बहुत, दे हैव हार्डली लॉस्ट एनी मैन, बहुत ही कम। उसमें भी देखिए 150 रशिया के सर्विसमैन हैं जिनको गिरफ्तार किया था यूक्रेनियन फोर्सेस ने, उनको छोड़ना पड़ा। वो पूरा उस पर डील हुई, उस पर छोड़ा, और डील सबसे मज़ेदार बात कि रशिया ने रिटर्न में कुछ ऑफर नहीं किया। ये डर से जो लोकल यूक्रेनियन कमांडर था उसने डर से ही छोड़ दिया। तो ये देखिए एक जो बड़ी बातें हैं। और एक जो उड़ती खबर आ रही है कि देखिए ईरान जो है उसने, जैसे मैंने बताया कि जो इजरायली पार्लियामेंट की वेबसाइट हैक हुई और उसमें जिस तरह का मैसेज आया, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का, जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, उनका फिर से आज बयान आया और उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम हिस्ट्री जानता है तो वो एक बार उसको और पढ़े। और ये उन्होंने वेस्ट से कहा, उन्होंने वेस्ट से कहा कि हम मुसलमानों का जो इतिहास है वो एक बार और पढ़ लो, क्योंकि उस इतिहास में तुम्हें ये मिलेगा कि जब भी न्याय की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई एक मुसलमान लड़ता है तो उसमें ये नहीं देखता है वो कि उसको आज मरना है कि 2 साल बाद मरना है, वो ये नहीं देखता है। वो अपने दुश्मन, उसका जो टारगेट है और उसका जो दुश्मन है वो उसके सामने है, वो आज भी उसको मार सकता है, 2 साल बाद भी मार सकता है। ये बात ईरान ने कही है। इसका मतलब ये मत समझिए 2 साल बाद की बात हो रही, बात ये हो रही है कि वो जो परफेक्ट टाइम है जिसमें अमेरिका में जिस दिन इलेक्शन हो रहा होगा 4 अक्टूबर को, और उस दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी, तब क्या होगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।